Hi guys, welcome to the chemistry class. Today we are going to discuss about the new topic that is empirical formula and molecular formula. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं गाइस, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि empirical formula क्या होता है, ठीक है, molecular formula क्या होता है and how to derive molecular formula and empirical formula. Apart from this, in this topic we are going to discuss about the mass percentage and how to calculate mass percentage of any element in a given compound. सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला, राइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस में जाते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या है, डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ें तो एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखिए यहाँ पे वर्ड दिया है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है उसको कौन बताएगा हमारे पास, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए क्या है, जो कोई भी आपके पास मान लीजिए कंपाउंड है, सपोज करो मैं यहाँ एग्जांपल आपको मार्क करता हूँ, ठीक है। सपोज करें दिस इज एग्जांपल ऑफ C6H6, ये हमारे पास है मॉलिकुलर फार्मूला बेंजीन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन द गिवन कंपाउंड, तो आप सिंपली यहाँ से देखेंगे एक्चुअल रेशियो आपके पास 6:6 है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगी 1:1। तो यहाँ से जो आपके पास फार्मूला बनेगा दैट इज CH। इस सिंपलेस्ट रेशियो वाला जो फार्मूला बना इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जस्ट मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास आएगा दैट इज मॉलिकुलर फार्मूला। अब देखिए मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया बेंजीन का, तो बेंजीन में एक्चुअल रेशियो क्या था 6:6। तो उस एक्चुअल रेशियो को हम क्या बोलेंगे, उस एक्चुअल रेशियो को हम बोल देंगे दैट इज द मॉलिकुलर फार्मूला। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो अगेन एक बार मैं फिर से बोल दूं कि एम्पिरिकल फार्मूला गिव द सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। वो सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा हमें किसमें, किसी भी कंपाउंड में उसके कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स की। और अगर मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो हमें एग्जैक्ट रेशियो बताएगा, ओरिजिनल रेशियो बताएगा, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड, राइट। तो अब देखिए जनरल आपके पास एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, नोट करेंगे ध्यान से, तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास। MF stands for molecular formula and EF stands for empirical formula and here N is given। अब देखिए ध्यान से, मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, बस डिफरेंस की चीज का इस एन का, राइट। अब ये एन क्या होता है, इस एन को हम निकाल सकते हैं, एन इज इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये आपके पास एन का रहेगा, राइट। अब ये मॉलिकुलर फार्मूला मास क्या होता है ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। कोई भी आपके पास मान लीजिए मॉलिकुलर फार्मूला, जैसे मैंने आपको बेंजीन की बात करी C6H6, ठीक है। तो इसका जब मैं क्या करता हूँ मॉलिकुलर मास निकालता हूँ, उसका मैं मास निकालूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आएगा, सपोज करो कितना मास आएगा, मॉलिकुलर मास हम निकालते हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के अकॉर्डिंग हमें पता है 12 इंटू 6 कर देंगे हम, प्लस 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 मास, 6 का होगा 6 इंटू 1। तो ये आपके पास जो मास आया वो कितना है 78, राइट। तो ये आपके पास क्या गया मॉलिकुलर फार्मूला मास। और एम्पिरिकल फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सिंपलेस्ट रेशियो जब हमने निकाली थी, सिंपलेस्ट रेशियो क्या थी CH। बेंजीन के केस में सिंपलेस्ट रेशियो क्या थी एटम की CH, ठीक है 1:1। तो ये जो अब आपका CH आया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं मास निकालूं तो देखिए CH में एम्पिरिकल फार्मूला में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है। तो यहां से जो अगर आप देखें तो मास कितना आ गया 13। तो ये 13 क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, राइट। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, मोर इंपॉर्टेंट इज प्रॉब्लम, राइट। तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं मैं एक एक करके आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम बताऊंगा। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। अब देखिए वहां पे आपको एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है CH2O, इट्स मॉलिकुलर वेट इज 90। और हमें मॉलिकुलर वेट मतलब जो मॉलिकुलर वेट मैंने लिखा था ना वहां पे, ये MF मास करके लिखा था आपको, मॉलिकुलर फार्मूला मास लिखा था ना मैंने, जो बेंजीन के केस में मैंने निकाला था 78।
तो सिमिलरली इसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोलेंगे हम, राइट। तो वो हमें दे रखा है 90। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। अब हमें पता है, हमने एक रिलेशन पढ़ा है, क्या रिलेशन पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो होगा किसके बराबर, एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर एन, ठीक है, ये एन का डिफरेंस था और एन हमने निकाला, राइट। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, हम देखिए सबसे पहले हम इसमें ये रिलेशन लगाएंगे जो मैंने आपको बताया, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे एन। अब देखिए यहाँ पे एन क्या है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब देखिए इफ आई आस्क कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो मैंने आपको बताया कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसके मास को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 12 प्लस 2 प्लस 16, राइट। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 30, ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास 30। अब यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एन, ठीक है। तो एन देखो क्या आया है, बड़ा सिंपल है, 90/30। देखो 90 क्या था आपके पास, 90 आपके पास था मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और 30 आपने निकाल लिया ऊपर एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहां से सिंपली आपके पास कितना आ गया, एन की वैल्यू आ गई 3। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम मैं आपको यहां से एक चीज बताऊंगा, क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो वट एवर योर एम्पिरिकल फार्मूला, आप क्या करोगे उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एन यहाँ पे क्या है 3 है, और आपका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था आपको गिवन है CH2O है, ठीक है। अब आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा C3H6, ठीक है, और O क्या आ गया 3 आ गया। तो दिस इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन करा। अब देखो ये मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर दिया है सॉल्यूशन में, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट molecular formula when empirical formula is given, molecular weight is given, then simply we need to calculate n, and at the end molecular formula is equal to n into empirical formula, and now we have done the molecular formula, right। तो इस तरीके से हमने molecular formula निकाला। नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन की बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, इसका एक टेबुलर फॉर्म भी होता है, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। देखो उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। उसका जो सिंपल जो उसका प्रोसीजर है, ठीक है, वी आर गोइंग इनटू दैट डिटेल। तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। प्रॉब्लम देखिए क्या है, कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें आपको क्या दे रखा है 4.07% हाइड्रोजन दे रखा है, 24.27% आपको कार्बन दे रखा है, और 71.65% आपको क्या दे रखा है क्लोरीन दे रखा है, राइट। अब बोला कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 98.96 ग्राम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों निकालने हैं, ठीक है। अब बच्चों बिफोर गोइंग इनटू दैट डिटेल, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताने वाला हूं, दैट इज मास परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। हल्का सा एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, मास परसेंटेज। अब देखिए मास परसेंटेज क्या होता है बच्चों, देखो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो आपके पास है वाटर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि वाटर में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ कितना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जितना इसमें हाइड्रोजन का मास प्रेजेंट है, कितना है 2 हाइड्रोजन है ना, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मींस 2 ग्राम, और वाटर का मास कितना होता है पूरे वाटर का 18 होता है, इंटू 100 करके हम निकाल लेंगे इसका मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 11.79%, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि भैया इसमें बताओ व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो सिमिलरली हम बोथ से ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है इसमें, देखो बच्चों एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है वाटर का 18 इंटू 100, तो ये आपके पास आएगा तकरीबन 82.81%, राइट। तो ये जो मैंने आपके पास निकाला है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स, या मास परसेंटेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड, राइट। अब देखिए बच्चों क्या होता है इसमें, देखो अगर हमें, ठीक है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक और मैं इसमें बात बोलूंगा, व्हाई दिस मास परसेंटेज कांसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, सिंस मास परसेंटेज जब आपको एलिमेंट का दिया होगा, तो उस मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को यूज करके हम क्या करेंगे,
नंबर एक, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। नंबर दो, हम क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया तो उसके बाद हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दो चीजें यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करनी है। पहली चीज क्या है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो मास परसेंटेज, जैसे मैंने निकाला है, हाइड्रोजन का निकाला, ऑक्सीजन का निकाला। लेकिन अब मैं थोड़ी रिवर्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कंस्टिट्यूएंट्स एटम का मास परसेंटेज गिवन है, ठीक है, मेरे को ये गिवन है। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को इस परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो उसका हमारे पास क्या मेथड होगा? उसका मेथड होगा, पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे इसकी हेल्प से, फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो आपको चीज बताई है वो है मास परसेंटेज। तो अगर आप इसको फॉर्मूला की फॉर्म में याद रखना चाहते हैं मास परसेंटेज, तो मैं लिख देता हूँ मास परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन टोटल मास, ठीक है, अपॉन टोटल मास इंटू 100, ठीक है। थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, आई होप कि आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। इफ वी आर प्रोवाइडेड विद द मास परसेंटेज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। उस टेबल में आपको सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, लिखनी है। कैसे लिखनी है वो मैं आपको शो करने वाला हूँ। देखिए, ये आपके पास टेबल है, इसको आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। क्या है देखिए, सबसे पहली चीज इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें हमने एलिमेंट लिख लिए, कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया, क्लोरीन लिख लिया, हमें तीन ही एलिमेंट दिख गए बने, ठीक है। अब उसके बाद हमने तीनों की क्या लिख दी? परसेंटेज लिख दी जो हमें गिवन है, 24.27, 4.07, ठीक है, एंड 71.65%। उसके बाद बच्चों हमें पता है कि इन एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है। अब एटॉमिक मास कार्बन का सबको पता है कितना होता है? 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। हाइड्रोजन का सबको पता है एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। और क्लोरीन का सबको पता है एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, जिसको आप एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते थे, राइट। अब आपको समझने वाली बात क्या है बच्चों? समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें एटम की बात ही करनी है। जब भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं तो हम एटम की रेशो निकालेंगे, इसीलिए हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। अब कईयों के मन में आना चाहिए कि सर हाइड्रोजन जो है ये तो एग्जिस्ट करता है, कैसे? ये एग्जिस्ट करता है एज ए मॉलिक्यूल, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं लिया? या फिर क्लोरीन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एज ए मॉलिक्यूल Cl2, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं लिया? तो मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप निकालते हैं या एम्पिरिकल फार्मूला जब निकालते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है? हमें लेना पड़ता है द रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स, एटम्स की रेशियो लेनी है, इसलिए हमने क्या लिया? एटॉमिक मास। अब देखिए एटॉमिक मास लिख लिया आपने इस टेबल में। उसके बाद अगला स्टेप देखिए क्या है। अगला स्टेप है हमारे पास रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने। अब एक चीज मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? सपोज करो आपको परसेंटेज दिया है, ठीक है, इसको आपने समझना है। मान लीजिए आपको 24.27% दिया है, किसका? कार्बन का दिया। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं कैसे मानूंगा? मैं इसको मान लूंगा कि टोटल मास जो मेरे पास है ना, जिस मॉलिक्यूल का मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मेरे को नहीं पता कौन सा मॉलिक्यूल है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो उसका टोटल मास मैं कितना मान लूंगा? 100 ग्राम, राइट। तो परसेंटेज जब भी बात होगी, परसेंटेज की बात होगी, तो इसका मतलब टोटल आप किस में से काउंट कर रहे हो? 100 में से काउंट कर रहे हो। तो अगर मैं अननोन मॉलिक्यूल का टोटल मास 100 मान के चलूं, तो उसमें 24.27 ग्राम किसके होंगे? कार्बन के होंगे। तो उसको मैं मास में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। 4.07 ग्राम किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। और 71.65 ग्राम किसके होंगे? क्लोरीन के होंगे। ये आप समझ आई आपको ये वाली बात? आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या किया, जो मेरे को परसेंटेज गिवन है मास परसेंटेज, उसको मैंने सिंपली वेट में कन्वर्ट कर लिया। कैसे करना है? बड़ा सिंपल है कि आप मान लो कि आपके पास टोटल मास कितना है? 100 ग्राम है, ठीक है। तो वट एवर द परसेंटेज इज गिवन, उसको आप सिंपली डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो दैट इज गिवन मास ऑफ दैट कंपाउंड। अब अगला काम हमें क्या करना है? अब गिवन मास पता है आपको, एटॉमिक मास पता है आपको, अब मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा। तो मैंने क्या किया, देखिए नंबर ऑफ मोल निकाल लिए स्टेप में। नंबर ऑफ मोल क्या? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। सिमिलरली हाइड्रोजन के केस में, सिमिलरली क्लोरीन के केस में, तो ये आपके पास क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए, राइट। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हो, है ना, तो क्या होता है? होल नंबर में होता है हमेशा। तो अब आपके पास ये मोल की रेशो किस में आ रही है? ये तो फ्रैक्शन में आ रही है। अब हम क्या करेंगे? इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए एक और स्टेप हमने ऐड करा है यहाँ पे, सिंपल रेशो वाला। उसमें क्या करना है? जो भी नंबर ऑफ मोल्स, देखिए आपके पास तीन टाइप ऑफ मोल बने हैं।
कार्बन के मोल बने, हाइड्रोजन के बने एंड क्लोरीन के बने। इन तीनों में से जो सबसे छोटे मोल है ना, हम क्या करेंगे, हम सारे जितनी भी हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं 2.02 है, 4.07 है, 2.02 है, उसको हम 2.02 जो कि सबसे छोटी वैल्यू उससे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हमने देखिए ध्यान से किया, क्या किया अगले स्टेप में, 2.02 को 2.02 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1 आ गया। फिर 4.07 को 2.02 से किया तो कितना आ गया 2 आ गया। और अगेन लास्ट में फिर 2.02 को 2.02 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1 आ गया। इस स्टेप को मैं फिर से बता देता हूँ कि सिंपल रेशो कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास रेशो फ्रैक्शनल में आई है ना, तो हम क्या करेंगे उसको, तो हम जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2.02 जो है इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू थी, मैंने उससे सबको डिवाइड कर दिया। तो ये जो अब फाइनल चीज हमारे पास आ गई 1 2 1, इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इज इट क्लियर? तो ये मैंने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल ली। अब मेरे को पता है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है ये मेरे पास मेरे को क्या बताएगी, ये मेरे को बताएगी एम्पिरिकल फार्मूला। अब कैसे बताएगी, देखिए ध्यान से। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH2Cl। अब CH2Cl कैसे हो गया, देखो मैंने क्या बताई रेशियो, मैं अगर एलिमेंट लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, तो आपको पता है ना सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1 2 1। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस रेशियो विच इज सिंपलेस्ट रेशियो, ये आपके पास क्या बन गया, बन गया एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। अगला काम हमारा क्या है, एम्पिरिकल मास निकालने का। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता चल गया, उसके बाद अगला स्टेप आपने निकाल लिया एम्पिरिकल मास, बड़ा आसान है, पहले बता चुका हूं आपको मैं। उसके बाद अगली चीज हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। एन क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5 कर देंगे हम, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एन का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब अगला काम बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने बताया था ना आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन से मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला को। देखिए आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे आपके पास बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको मैं अगर इस तरीके से बताऊं तो क्या हुआ, एन की वैल्यू 2 आई और आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, CH2Cl। तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, C2H4 और Cl2। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आई होप कि इस पूरे एग्जांपल में, इस पूरे क्वेश्चन में आपने समझा होगा कि किस तरीके से हमने परसेंटेज से, ठीक है, मोल्स निकाले, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकाली, फिर सिंपलेस्ट रेशियो से एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, फिर एम्पिरिकल फार्मूला के बाद हमने एम्पिरिकल मास निकाल के एन की वैल्यू निकाली, और फिर लास्ट में हमने जो फार्मूला लिखा है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, उसको अप्लाई करके क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ठीक है, ये भी सेम उसी तरह का है। अब देखो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए पहले। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग डाटा। कार्बन आपके पास कितना है, 57.82% है, हाइड्रोजन 3.6% है, और इसने बोला रेस्ट इज ऑक्सीजन, रेस्ट इज ऑक्सीजन। अब मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं इसमें एक और पॉइंट आपको ऐड करूंगा। कई बार आपको ये भी नहीं लिखा होता, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा, कई बार इट मे बी पॉसिबल कि आपको ये नहीं लिखा होगा रेस्ट इज ऑक्सीजन, आपको बोला ही नहीं होगा कुछ भी, आपको सीधा दिया होगा कि फॉलोइंग इज द डाटा, कार्बन इज 57.82%, हाइड्रोजन इज 3.6%, ठीक है, और जैसे लिखा ना रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ लिखा है, इसको उसने बोला होगा ऑर्गेनिक ऑक्साइड, बोला होगा उसको उसने, क्या बोला होगा, ऑर्गेनिक ऑक्साइड। तो हमें यहाँ से गैस लगाना है कि देखिए 57.82 प्लस 3.6, ये 100 तो होंगे नहीं, क्योंकि टोटल मास मैंने क्या बोला आपको, जब भी परसेंटेज की बात होगी तो टोटल मास 100 ग्राम मान के चलेंगे, तो 100 तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिक ऑक्साइड आपके पास गिवन था, इसमें रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है, और वो कितना है, वो है आपके पास, देखिए 57.82 प्लस 3.6 करके आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से माइनस कर दोगे, वो आपके पास क्या आएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज या फिर ऑक्सीजन का गिवन मास, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई थर्ड एलिमेंट आपको पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करा है, तो आप समझ जाएंगे ऑक्साइड, इसको मैंने जैसे आपको बताया कि दिस कैन बी रिटन, क्या लिखा हो सकता है यहाँ पे कि एन ऑर्गेनिक ऑक्साइड, कंपाउंड के बदले क्या लिखा होगा, एन ऑर्गेनिक ऑक्साइड, ठीक है, और रेस्ट इज ऑक्सीजन वाला पार्ट नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में, तो आप समझ आएंगे कि यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आपके पास ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और जब भी आपके पास एलिमेंट दिए होते हैं तो आप क्या करें, आप चेक कर लें कि उन सब का जो परसेंटेज है वो 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई और एक थर्ड या एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है,
राइट। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट आ गया इसमें। वेपर डेंसिटी दे रखी है हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की 83। अब जब वेपर डेंसिटी आपने अपनी रेगुलर क्लास में पढ़ा है तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, देखिए आपने पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इस फार्मूला को। जिसको नहीं पता मैं फिर से बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी का रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे नोट करेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला काम हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला देखिए, दूसरा हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर फार्मूला का आपको कंसेप्ट लगाना है। अब यहाँ पे क्या वेपर डेंसिटी क्या होती है, तो वेपर डेंसिटी होती है, ठीक है, मोलर मास अपॉन 2। ये फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चाहे आप इसको मॉलिक्यूलर मास इंटू 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर लीजिए, चाहे आप इसको, ठीक है, सीधा लिख लीजिए वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, राइट। तो ये आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लें आप। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगला काम हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। वही चीज़, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एलिमेंट लिख लिए, फिर हमने उनका परसेंटेज मतलब गिवन मास लिख लिया। मैंने डायरेक्ट बताया आपको कि परसेंटेज को आप गिवन मास कंसीडर करो। फिर मैंने क्या किया, उनका एटॉमिक मास लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उनके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन में आए तो हमने क्या किया, जो सबसे छोटी वैल्यू है 2.40, उससे सबको क्या करना है, डिवाइड कर दिया। अब कर दिया। अब एक और पॉइंट इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब ये वैल्यू देखो आपके पास है 2, 1.5, 1। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये सिंपल रेशो जो हमने निकाली, इसमें भी एक रेशो आपके पास जो सिंपल आनी चाहिए थी वो होल नंबर में आनी चाहिए थी, वो क्या, फ्रैक्शन में। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालेंगे, देखिए देयर इज अ डिफरेंस, सिंपल रेशो एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये सिंपल रेशो आपके पास फ्रैक्शनल भी हो सकती है, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन तीनों वैल्यूज को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो मेरे पास क्या बन गया, ये 4 बन गया, ये 1.5 इंटू 2 3 बन गया, होल नंबर में कन्वर्ट हो गया जो हमारा मेन काम था। और ये आपके पास क्या बन गया, 2 बन गया। तो 4 3 2 आपके पास क्या बन गई, दैट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब देखिए यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एम्पिरिकल फार्मूला तो आपको पता चल गया ना, C4H3O2 कहाँ से है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो से है। अगला काम हमारे पास क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल देता हूँ। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया 83, राइट, बड़ा सिंपल है, यहीं से आप निकाल लोगे ना, सबको प्लस करके ऐसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वैसे यहाँ करोगे, राइट। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने पहले बताया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी कितनी है आपको गिवन 83। तो 83 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया 166। तो 166 आपके पास इनडायरेक्टली आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखें। इफ वेपर डेंसिटी इज गिवन इट मींस इनडायरेक्टली यू आर प्रोवाइडेड विद मॉलिक्यूलर मास। और अगला काम हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एन आपको पता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, तो 166/83, और एन आपके पास आ गया, कितना आ गया बच्चों, एन आ गया 2 आ गया। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग क्या है आपके पास, जो एम्पिरिकल फार्मूला है हम क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एम्पिरिकल फार्मूला C4H3O2, राइट। तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या बना मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बन गया C8H6O4, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करेंगे वॉच करके, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को भी, और इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता जाऊंगा। कोई भी चैप्टर है आपका, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर था, उसमें मोल कंसेप्ट किया, लिमिटिंग रीजन किया, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंसेप्ट किया, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं आपको विद, ठीक है, एग्जाम्पल आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो जब आप देखते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक्स अ लॉट, ओके, बाय बाय, टेक केयर।